मान से मिलवाने का। जी हाँ, अगर आपने इनको अपने स्क्रीन पर देखा तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे, क्योंकि इनकी शख्सियत को किसी भी परिचय के मोहताज ही नहीं है। जी हाँ, ये कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, साथ ही साथ स्तंभकार भी हैं। इनका नाम है चित्रांश खरे जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चित्रांश जी, सबसे पहले तो आप अपनी पारिवारिक भूमि के बारे में बताइए कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको किस प्रकार से लिखने की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे मिली? सबसे पहले तो दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दतिया ज़िले के एक छोटे से गांव अकोला से बिलोंग करता हूं। लगभग 700-800 की जनसंख्या थी वहां पर, और मेरी प्राथमिक शिक्षा भी गांव में ही हुई, माध्यमिक शिक्षा भी गांव में ही हुई। हाई स्कूल मेरा दतिया से हुआ, उसके बाद 12th भी मेरा दतिया से हुआ। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं भोपाल आया। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण रही है जी। फिर जब मैं इंजीनियरिंग करने भोपाल आया तो यहाँ मुझे पढ़ने लिखने का शौक हुआ, साहित्य पढ़ने लगा मैं यहाँ पर जी। तो जब मैं साहित्य पढ़ने लगा तो मुझे पोइट्री की तरफ मेरा रुझान हुआ। तो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर आते आते मुझे पोइट्री लिखने का भी शौक पैदा हुआ मेरे अंदर। तो फाइनल ईयर में जब मैं फाइनल ईयर कर रहा था, उस समय मैंने ये तय किया था कि मुझे किसी MNCs में काम करने नहीं जाना है, बल्कि पोइट्री के क्षेत्र में काम करूँगा और इसी में अपना आगे का काम करूँगा। तो मैंने पोइट्री के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो मुझे दूरदर्शन में एक इंटरव्यू चल रहा था उन दिनों, आलोक श्रीवास्तव जी का। अच्छा जी। तो वो इंटरव्यू देख के मुझे और भी इंस्पिरेशन हुई और मैं फिर उनसे मैंने संपर्क किया जी। उसके बाद मैंने भोपाल में जो लोग पोइट्री के लिए काम कर रहे थे उनसे जुड़ा, और फिर मैंने पोइट्री सीखने के लिए उस्ताद नसीर परवाज साहब से मेरा संपर्क हुआ। अच्छा। फिर वहाँ से मैंने पोइट्री के बारे में सीखा, समझा और गज़ल पे काम करना शुरू किया जी। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है। आप इन दिनों क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में अपनी जो शायरी, अपना लेखन है, उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं? जी, मैं इन दिनों मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर काम कर रहा हूँ। अरे वाह। और अभी थोड़ी देर पहले आनंद विभाग के विषय में चर्चा हो रही थी। मैं आनंद विभाग का फैसिलिटेटर भी हूँ, मास्टर ट्रेनर भी हूँ। अरे वाह जी। तो जगह जगह हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं आनंद विभाग की तरफ से, हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं जी। उसके अलावा मैं अभी, चूँकि जैसे मैंने बताया कि मेरी साहित्य में रुचि पैदा हुई, तो फिर मैंने मास्टर्स में इंजीनियरिंग जो मेरा BE है वो इंजीनियरिंग में किया मैंने, ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने PG हिंदी साहित्य से किया। अच्छा। और उसके बाद मैंने अभी नेट क्वालिफाई करके अभी PhD कर रहा हूँ मैं हिंदी गज़ल पर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात चलिए कि आप लिखते हैं और हमारे दर्शकों के मन में भी लगातार चल रहा होगा कि क्यों ना आप अपनी कोई रचना हमारे दर्शकों को सुनवाएं। जी बिल्कुल, एक गज़ल मैं पेश करता हूँ, काफ़ी लोगों को पसंद आती है। उसका मतलब ये है कि जुदा तो हो गए लेकिन कहानी याद आएगी। जुदा तो हो गए लेकिन कहानी याद आएगी, वो रातों के हंसी मंजर जवानी याद आएगी। मैं इतना सोच कर फूलों से अक्सर दूर रहता हूँ, तुम्हारे जिस्म की खुशबू सुहानी याद आएगी। और ये शेर देखें कि इसी खलिहान में मैंने मेरा बचपन गुजारा है, इसी खलिहान में मैंने मेरा बचपन गुजारा है, दरोगा बन भी जाऊं तो किसानी याद आएगी जी। और ये ऊंचे बांध भी बेशक तरक्की की निशानी है जी। ये ऊंचे बांध भी बेशक तरक्की की निशानी है, मगर अफसोस दरिया की रवानी याद आएगी। वाह। मगर अफसोस दरिया की रवानी याद आएगी जी। बहुत बहुत ही खूबसूरत सी आपकी नज़्म है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जो नज़्म है, शायरी है, गज़ल है, ये तो पूरा उर्दू का है, तो आप इससे कैसे कनेक्ट हुए? दरअसल मैं जब भोपाल में आया तो भोपाल की तहजीब ऐसी है जी। कि यहाँ हिंदी और उर्दू को बहुत ज़्यादा अलग करके नहीं देखा जाता हैं आप जी। और यहाँ की उर्दू में हिंदी है और हिंदी में उर्दू है। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया, मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है। अच्छा। उसके बाद मैंने उर्दू सीखी। हमारे जो जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ वहाँ उर्दू के विषय में कुछ हमें पता नहीं था जी जी। हमें ज़रा से लफ्ज़ों के माने पता नहीं थे, वो हमने सब सीखे यहाँ आकर। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर उर्दू की तैयारी की और उसके बाद गज़ल पर काम किया। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई और हिंदी और उर्दू को मैंने बहुत अंतर करके नहीं देखा। गज़ल में काम कर रहा हूँ, हिंदी गज़ल पे काम कर रहा हूँ। जैसे मेरा PhD हिंदी गज़ल पे चल रहा है, तो मैंने ये देखा है कि गज़ल में आप भाषाओं का अंतर नहीं कर सकते कि उर्दू गज़ल कह रहे हैं, आप हिंदी गज़ल कह रहे हैं।
बस आप इनके विषय को लेके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उर्दू गज़ल का, क्योंकि इसमें महबूबा के विषय में बात हो रही है तो ये उर्दू गज़ल हो गई, ठीक है या सामाजिक सरोकार की बात हो रही है, या आम जनता के कष्ट की बात हो रही है, जी। सामाजिक मसाइल उसमें आ रहे हैं, तो वो हिंदी गज़ल हो गया। अच्छा जी। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट करते हैं, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी जो हिंदी गज़ल के सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने उर्दू के खूब सारे लफ्ज़ यूज़ किए जी हैं। जी जी। और बशीर बद्र साहब, उन्होंने हिंदी के अच्छे खासे लफ्ज़ यूज़ किए हैं। हाँ तो जी। ऐसा कुछ भी अंतर नहीं महसूस जी। किया जा सकता। भोपाल के जो दर्शक है ना, वो आपसे बहुत ही आसानी से रिलेट कर रहे होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि जी हाँ, ये तो हमारा ही बंदा है। चित्रांश जी, अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, आप उसके विषय में बताएं हमारे ये दर्शकों को। मेरी हाल ही में आवाज़ की तासीर पुस्तक प्रकाशित हुई है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने इसका प्रकाशन करवाया है। अरे वाह। और इसमें मैंने गज़लों को रखा है इस किताब में। जी। और इस किताब का जो कवर पेज है वो भी एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। और इस किताब में लगभग 80 गज़लें हैं। जी। और अभी ये जैसे ही ई-कॉमर्स मार्केट में आया, अच्छा जी। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर आया, तो ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है अरे पुस्तक। वाह, क्या बात। और इस किताब को एक बड़े ही सादे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने इसका विमोचन किया था। जी। और इस किताब की खासियत ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने इस पुस्तक को पढ़ा है और उसके बाद फीडबैक भी उनका आया है। जी, आप आजकल गजल पर शोध कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप शोध कर रहे हैं, उसका विषय क्या है, कैसे सोचते हैं आप कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि आपकी प्रेरणा जो है वो आपको कैसे मिलती है? जी, मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे अभी आज हम लोग बुजुर्गों पे बात कर रहे हैं जी। तो मेरी मित्रता जितनी हुई है, मेरे किसी भी हम उम्र लोगों से ज़्यादा मेरे मित्र बुजुर्ग लोग हैं। अच्छा। तो मुझे उनका बहुत लाभ मिलता है। और गज़ल में जितने लोग काम कर रहे हैं वो अधिकतर उम्र दराज लोग हैं। तो उन लोगों के साथ बैठ के मुझे गज़ल में बहुत ज़्यादा रुझान मेरा बढ़ा। उसके बाद फिर मैंने जब हिंदी साहित्य, चूँकि मैंने जैसे बताया कि मेरा इंटरेस्ट गज़ल में पैदा हो चुका था, मैं गज़ल पे काम करने लगा था, फिर मैंने हिंदी साहित्य से मास्टर्स किया, नेट किया। उसके बाद फिर मैं सोच रहा था कि मुझे पीएचडी करना चाहिए, तो फिर मैंने पीएचडी के लिए भी अपनी रुचि अनुसार गज़ल विषय ही चयन किया। और मैं अभी गज़ल में 21वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में हिंदी गज़ल में जो काम हुआ है मैं उस पर शोध कर रहा हूँ। और देखते हैं, मैंने इस पुस्तक में भी बहुत प्रयोग किए हैं। जी जी, वही जो आप बोल रहे हैं कि गज़ल जैसी एक नाजुक विधा है, उसके अंदर आपने बहुत सारे प्रयोग किए, तो डर नहीं लगता कभी मन में? आलोचनाएं तो होती हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि आप अगर कुछ नया करेंगे तो आलोचना होगी, लेकिन एक समय के बाद जब आपका काम अच्छा होगा तो उसको स्वीकृति भी मिलेगी और उसको सराहना भी मिलेगी। जी। तो मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और मैं ये भी दावा नहीं करता कि ये प्रयोग मैंने ही शुरू किए हैं। प्रयोग तो गज़ल में होते रहे हैं, पर जो लोग पहले काम कर चुके हैं उनको मान्यता मिल गई है, पर उनका भी विरोध हुआ था। अच्छा। तो मेरे साथ भी वो स्थितियां पैदा होती हैं और होंगी। और लेकिन मैं अपने मन मस्तिष्क से तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे अच्छा काम करना है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से मैंने इस किताब की भूमिका में भी जो आलोचक हैं केपी अनमोल जी, उन्होंने लिखा है कि इन्होंने रवायत को नहीं छोड़ा है। मैंने प्रयोग ज़रूर किए हैं, लेकिन अपनी जो गज़ल की जो खूबसूरती है, गज़ल का जो नाजुक रवैया है, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। एक गज़ल सुने कि मतलब यूं कहा है कि लेकर तलाश फूल की कांटों में आ गए, लेकर तलाश फूल की कांटों में आ गए, एक बेवफा के प्यार की बातों में आ गए जी। जब जब मेरी निगाह तेरे जिस्म पर गई, सौरंग तेरे हुस्न के जलवों में आ गए। और हिंदी गज़ल ये है कि हालत हमारे गाँव की अब तक ख़राब है, हालत हमारे गाँव की अब तक ख़राब है, पढ़ लिख गए जो लोग वो शहरों में आ गए। क्या बात है। और तेरी तरफ से आई बहुत दावतें हमें। हाँ जी। तेरी तरफ से आई बहुत दावतें हमें, ऐसे ही नहीं हम तेरी बाहों में आ गए। वाह। और शेर सुने कि कल तक थे जो मिजाज में तेजाब की तरह जी। कल तक थे जो मिजाज में तेजाब की तरह, बनकर वो अब गुलाब जल शीशे में आ गए। ओह, क्या बात। लेकर तलाश फूल के कांटों में आ गए, एक बेवफा के प्यार की बातों में आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत सी रचना है आपकी। नए जो आपके पास में लोग आते हैं, अभी जो युवा पीढ़ी है, उसको आप किस तरीके से समझाते हैं, उन्हें क्या सलाह देते हैं आप? मेरी सबसे पहली नसीहत यही रहती है, क्योंकि हम उम्र कई लोग आते हैं, शायरी कर रहे हैं, कुछ लोग नए लोग आ रहे हैं, तो मेरी नसीहत ये रहती है कि आप सबसे पहले अध्ययन बहुत कीजिए, क्योंकि मेरी शुरुआत भी अध्ययन से ही हुई है। और मेरा जहाँ अध्ययन रुकता है, मेरा अध्ययन कम होता है या मैं अन्य कामों में उलझ जाता हूँ, अध्ययन कम कर पाता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मेरी शायरी पर उसका प्रभाव पड़ने लगा है। हाँ जी। तो सबसे पहला और एसेंशियल काम है वो है कि आप अध्ययन कीजिए। आप जितना अधिक पढ़ेंगे, आपको उतना अच्छा काम करने
के लिए अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और आप अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्लैमर का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको स्टेज मिलेंगे, आपको परफॉर्मेंस के मौके मिलेंगे। आप इनसे ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें इसके अलावा हमारी जो बुनियाद है वो हमारा लेखन होना चाहिए, और लेखन के साथ साथ हमारा अध्ययन होना चाहिए। अगर आपने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखी हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी,